Hello everyone, welcome to e-portal of Apex Academy Roorkee. I am Vipul Saini, faculty from Department of Civil Engineering. So through these videos, we are preparing for our UPPSC A examination. जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, जो कि पार्ट थर्ड था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर कर लिए थे विद फुल एक्सप्लेनेशन। और ये जो है ये वाली लेक्चर, इसमें पार्ट 4 में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। तो देखो, अगर आपने प्रीवियस जो पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो नहीं देखे तो आप पहले वो देखो, ताकि आप अच्छी तरह समझ पाओ कि जो क्वेश्चन का लेवल है यूपीपीएससी ए एग्जामिनेशन में वो कहाँ से आता है और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कितना आपको आता है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी है। और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्यूचर में आएगा ना, तो आप अगर ये सीरीज अच्छी तरह आपने देख ली तो आप कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर नहीं देखी आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जो सीरीज है पूरी, तो आप पहले उनको देखिए, उसके बाद जो पार्ट 4 है वो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है वो स्टार्ट कर लेते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो क्या है? थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो चैप्टर 9 है वॉज एडिड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो चैप्टर 9 है संविधान का, वो कौन से संशोधन के द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो देखो पहले आंसर बता देता हूं। जो आंसर है वो है 74th। ऑप्शन में क्या क्या था? ऑप्शन में था 43rd, 66th, 73rd और 74। ठीक है, देखो ये दो ऑप्शन जो है थोड़े कंफ्यूजिंग है, 73rd और 74th। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 74th। तो क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन ये है कि जो आपका चैप्टर है 9th संविधान में, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। तो एक बार समझ लेते हैं इसको अच्छी तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 51। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बेसिक है वो हम सबको पता होना चाहिए कि जो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और देखो जब स्टार्टिंग में ये लिखा गया था, जब बना था, तब क्या क्या सीन था? तब ये सीन था कि इसके अंदर 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल्स थे, और जो कि डिवाइडेड थे किसमें? 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। स्टार्टिंग में जब ये बना था तो 395 टोटल आर्टिकल थे, जो कि 22 पार्ट और 8 शेड्यूल में डिवाइडेड थे। ठीक है, लेकिन अब की बात करें, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो इसके अंदर टोटल 448 आर्टिकल है। 448 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 12 शेड्यूल्स में। ठीक है, तो देखो ये समझ गए ना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि अभी कितने पार्ट्स हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और जब ये बना था तब कितने पार्ट थे? तो तब 22 थे। अब कितने पार्ट हैं? अब है 25। जब ये फॉर्म हुआ था तब शेड्यूल कितने थे? 8 शेड्यूल थे। अब कितने शेड्यूल हैं टोटल? अब है 12 शेड्यूल। स्टार्टिंग में आर्टिकल कितने थे? 395। अब कितने आर्टिकल है? 448। ठीक है, देखो बड़ा चैलेंज यही है कि आप इन सब जो डिजिट है इनको याद रख पाओ। तो उसके बाद देखते हैं, जो लास्ट संशोधन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा हुआ है? वो हुआ है 104वां 104th अमेंडमेंट। और ये कब हुआ है? ये ना इसी साल हुआ है, 2020 में ही। ये हुआ है 25 जनवरी 2020 में। और किसके बारे में है ये? किससे रिलेटेड है? देखो, ये इसलिए किया गया है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में जो रिजर्वेशन की सीट है SC ST की, उनकी जो संख्या है वो बढ़ाने के लिए संशोधन किया गया है। कौन सा है? सबसे लास्ट वाला है 104th अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ है? 25 जनवरी 2020 को। किस लिए किया गया है? टू इंक्रीज रिजर्वेशन ऑफ SC ST, टू इंक्रीज रिजर्वेशन ऑफ SC ST सीट्स इन लोकसभा। देखो, लोकसभा के बारे में अगर आपको नहीं पता, लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट के बारे में, तो इसी प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें जो शॉर्ट वीडियो है और
उस शॉर्ट वीडियो के अंदर जो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि डिफरेंस है, जो कि मुझे लगता है कि आ सकता है यूपीपीएससी एग्जामिनेशन में, तो वो सब उस वीडियो में, एक वीडियो में कवर करे हैं। छोटी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लगभग 10 या 12 मिनट की है। तो अगर आप उसको देख लोगे तो लोकसभा और राज्यसभा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आप कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये समझिए ना कि जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ है वो 104th हुआ है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा हुआ था, क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि जो 9th चैप्टर है अपना, मतलब जो 9th पार्ट है, इसके बारे में पूछा हुआ था। देखो जो 9th पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। इट रिलेट टू द, जो 9th पार्ट का एज है, 9th ए, वो रिलेटेड है म्युनिसिपैलिटीज से, ठीक है। और जो म्युनिसिपैलिटीज में है वो क्या क्या ये कवर करता है, ये कवर करता है नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत कवर करता है, म्युनिसिपल काउंसिल कवर करता है, इसके अंडर आते हैं नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर जो है वो है, आंसर इज व्हाट, आंसर इज 74th अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन समझ गए ना, ये क्वेश्चन नंबर 50 था, क्वेश्चन नंबर 51 था, जिसका जो आंसर था वो क्या था, आंसर इसका था 74th जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा जो 9th चैप्टर है वो ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है, थ्रू विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के द्वारा द पार्लियामेंट कैन इनेक्ट अ लॉ इवन ऑन द स्टेट, कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है जो कि एप्लीकेबल होगा स्टेट पर भी, लॉ इवन ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट के सब्जेक्ट में भी इंटरफेयर कर सकती है और कोई लॉ बना सकती है अगर नेशन का हित है तो, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, देखो आंसर जो है वो है आर्टिकल 256। तो एक बार इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो एक मैं ना रेंज बता देता हूँ आपको आर्टिकल की कि इस रेंज में जो है आर्टिकल के वो क्या लिखा है, ताकि अगर इस रेंज के बीच में कोई भी आएगा तो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। तो देखो जो है आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर है ये 52, जो है आर्टिकल 256। आर्टिकल 256 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो सेंट्रल है और जो स्टेट है उन दोनों में रिलेशंस, ठीक है। तो जो आर्टिकल 256 है इसमें क्या है, इसमें है यूनियन स्टेट रिलेशन, यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अंदर एक हमारा है लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो कि कहां से कहां तक आता है, ये आता है आर्टिकल 240, देखो आर्टिकल की रेंज बता रहा हूं, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक, मतलब कि कितने आर्टिकल कवर हो गए, इसमें 10 आर्टिकल कवर हो गए। तो अगर जो क्वेश्चन में किसी भी कोई भी आर्टिकल आपसे पूछते हैं और वो आर्टिकल इसके बीच का है, 245 के और 255 के बीच का है, तो समझ जाना ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है लेजिस्लेटिव रिलेशन से, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये आर्टिकल, देखो 255 तक तो कवर हो गया ना लेजिस्लेटिव रिलेशन में, तो ये है आर्टिकल 256 से 263 तक। लेजिस्लेटिव हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, क्या बचा, फाइनेंशियल बचा, फाइनेंशियल रिलेशन। जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो आर्टिकल 268 से लेके आर्टिकल 293 तक है, ठीक है। देखो ये जो तीनों रिलेशंस हैं ये किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं अंडर यूनियन स्टेट रिलेशनशिप। देखो अगर यूनियन स्टेट में लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करें तो वो आता है आर्टिकल 245 से 255 के बीच में। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करें तो वो आता है आर्टिकल 256 से 263 के अंदर। और अगर जो फाइनेंशियल रिलेशन की बात करें
कि जैसे जो भी टैक्स आता है कितना यूनियन पे जाएगा, कितना स्टेट पे जाएगा, तो ये सब कौन से आर्टिकल में है? ये है फाइनेंशियल रिलेशन में आता है, जो कि फ्रॉम आर्टिकल 268 टू 293। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो समझ गए ना आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द आर्टिकल 256। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? देखो, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज एड्रेस द प्राइम मिनिस्टर एज अ इलेक्टेड मोनार्च, कि इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन है जिसने ये कहा था, एड्रेस किया था प्राइम मिनिस्टर को एज अ इलेक्टेड मोनार्च? तो ऑप्शन है राम से मुहिर, लस्की, लिंचपिन और हिंटन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हिंटन। जो हिंटन थे, इनका जो पूरा नाम था वो था RWK हिंटन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जो प्राइम मिनिस्टर है जो कि इलेक्ट होके आते हैं, उसको बोला था कि वो एड्रेस किया था इन्होंने एक टर्म, जिसको जो टर्म था इलेक्टेड मोनार्च। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर है हिंटन, और इसका जो फुल पूरा नाम है वो है RWK हिंटन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखो, क्वेश्चन नंबर 54 है, हु फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेम द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भारत का संविधान है, उस संविधान को सबसे पहले उसका जो ड्राफ्ट है वो किसने फ्रेम करा था? देखो, ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा जीएस का, क्योंकि ये सबको पता है कि आंसर क्या है। आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखो, इसके साथ जो भी आंसर है वो सबके सब जो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली, उन सब में प्रेजेंट थे, लेकिन जो सबसे पहले ड्राफ्ट फ्रेम करा था वो करा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है BR अम्बेडकर। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, स्टार्टिंग के बारे में देख लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग है वो कैसे हुई, किसने ड्राफ्ट फ्रेम करा, ये तो पता ही चल गया, जो BR अम्बेडकर जी हैं। सबसे पहले जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने फ्रेम किया था, और वही कमेटी को लीड कर रहे थे। ठीक है, इसलिए जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनको हम बोलते हैं कि संविधान के रचयिता। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये है क्वेश्चन नंबर 54। तो आंसर बता चुका, आंसर क्या है? आंसर है डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जब इन्होंने स्टार्ट करा, तो कब स्टार्ट करा? इन्होंने स्टार्ट करा 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, एक कमेटी बनाई, मतलब ड्राफ्ट जारी करा इस तारीख को। उसके बाद इसको एडॉप्ट कब करा? जब संविधान पूरा बन के तैयार हो गया तब एडॉप्ट करा। तो बन के कब तैयार हुआ था? बन के तैयार हुआ था 20 नवंबर 1949 को। ठीक है, और जितने भी मेंबर थे उसके बाद उन सब ने इस पर साइन करे, और साइन कब करे? 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जितने भी मेंबर्स थे कमेटी के, उन सब ने क्या किए? इस पर साइन करें। और उसके बाद जो अपना 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1950, इस डेट को ये एनफोर्स कर दिया था पूरी कंट्री में, कम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स। कब? इन 26 जनवरी 1950। तो देखो, इसमें आपको दो डेट याद रखनी है। पहली डेट है कि ये एडोप्ट कब किया था, तो ये एडोप्ट जब किया था 20 नवंबर 1949 को। ठीक है, और लागू कब किया था, मतलब एनफोर्स कब करा था पूरे भारत में? तो देखो, ये तो सिंपल डेट है, याद होगी, 26 जनवरी, सबको याद है, 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हो गया था पूरी कंट्री में। थोड़ा सा और बेसिक बता देता हूं इसके बारे में। देखो, जो भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, मतलब जो भी कमेटी बनी थी, उस कमेटी में जितने भी मेंबर थे, उनके कितने टोटल सेशन हुए, कितने सेशन हुए उनके? 11 सेशन हुए, मतलब उनकी 11 मीटिंग हुई। किससे रिलेटेड? संविधान को बनाने से रिलेटेड। ठीक है, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी,
उसके हेड कौन थे? देखो उसके हेड थे भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। और जो यूनियन कमेटी थी, देखो बेसिकली तो जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछते हैं वो पूछते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कि उसके हेड कौन थे। आंसर है बी आर अम्बेडकर जी। लेकिन किसी किसी एग्जाम में अगर जो लेवल को थोड़ा सा टफ बनाना हो तो ये पूछ लेते हैं कि जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके हेड कौन थे। तो उसके हेड कौन थे? उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। और एक थी, देखो तीन बता रहा हूं, एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी बता दी, जो दूसरा बताया वो बताया यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब तीसरा बता रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसके हेड भी कौन थे? उसके हेड भी थे जवाहरलाल नेहरू जी। और ये कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के हेड भी थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो तीन कमेटी बताई मैंने आपको, तीनों के हेड बता दिए, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 54, जो कि सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ऑफ चाइल्ड। कि भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, जो कि बताता है कि जो चाइल्ड का एक्सप्लोटेशन है वो गलत है, उसके अगेंस्ट में कौन सा राइट है, ठीक है, और वो कौन से आर्टिकल में है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 55, ठीक है। तो देखो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे तो फंडामेंटल राइट्स से मुझे लग रहा है कि इस बार भी एक क्वेश्चन आने वाला है, तो फंडामेंटल राइट्स पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें जितने भी अपने फंडामेंटल राइट हैं, 11 फंडामेंटल राइट हैं, तो जितने भी फंडामेंटल राइट हैं उन सब के बारे में आपको बता दूंगा कि कौन से फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो लेकिन अभी अभी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से जो आंसर होना चाहिए, ये दोनों आंसर होने चाहिए, आंसर सी भी और आंसर डी भी, ठीक है। क्योंकि जो आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है, इन दोनों में ही लिखा है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इसलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 55 को। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि जो फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन था वो कौन से आर्टिकल में था। तो क्वेश्चन नंबर है 55, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये जो लिखा है ये लिखा है आर्टिकल 23 में और आर्टिकल 24 में, दोनों में ही, ठीक है। तो ये जो है फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि देखो जो भी 18 साल से या 14 साल से कम के बच्चे होते हैं, कम एज के बच्चे होते हैं, तो वो उन पर हम ले जो भी हैवी इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री में काम नहीं करा सकते, इसका, ठीक है। तो ये बताता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। मतलब ये प्रोटेक्शन देता है किसको? जो भी चाइल्ड लेबरिंग है उसको प्रोटेक्शन देता है, मतलब अगेंस्ट चाइल्ड लेबरिंग, ठीक है। तो ये क्या बताता है? इट गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम काइंड ऑफ फोर्स लेबरिंग, कि आप जबरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करा सकते बच्चों से, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये प्रोटेक्शन देता है आपको। आर्टिकल 23 में क्या लिखा है? आर्टिकल 23 में लिखा है प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। देखो आपने सुना होगा कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो और कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इंडिया में भी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ठीक है। प्रोहिबिट प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। देखो जो एक मूवी थी शिवाय, है ना, अजय देवगन की मूवी थी,
वो मूवी रिलेटेड थी ट्रैफिकिंग के ऊपर, जो ह्यूमन बीइंग की जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है उस टॉपिक पर मूवी रिलेटेड थी, वो उस टॉपिक से। ठीक है, देखो ट्रैफिकिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाकर बेच देते हैं। ठीक है, तो वो चीज अवॉइड करता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लिखा है आर्टिकल 23 में। देखो आर्टिकल 23 जो है वो दो चीज के बारे में बताता है। पहला तो हो गया प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और दूसरा हो गया फोर्स लेबरिंग, फोर्स्ड लेबर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 24, वो किसके बारे में है। तो आर्टिकल 23 तो समझ गए ना। अब देखते हैं आर्टिकल जो 24 है। देखो आर्टिकल 24 बताता है प्रोहिबिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कि जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, वो फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं उसके प्रोहिबिटेशन के बारे में बताता है आर्टिकल नंबर 24। देखो ये बेसिकली, देखो मोटा मोटा बता रहा हूँ कि ये बताता क्या है। ये बताता है कि जो भी 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको आप फोर्सफुली नहीं लेबरिंग करा सकते हो। कहाँ पे? जो अपनी हैजार्डियस इंडस्ट्री है, या जो माइन की इंडस्ट्री है, या जो हैवी फैक्ट्री है, जहाँ पर जो खतरा है, जो डेंजर सीन है ना, वो डेंजर लेवल है जो वहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं जो लेस देन 14 ईयर ओल्ड है, उनको आप फोर्स लेबरिंग नहीं करा सकते हो। कहाँ पर? जो कि हैजार्डियस इंडस्ट्रीज हैं, या माइन की इंडस्ट्री है, या जो हैवी फैक्ट्री है। ठीक है, वहां पर 14 साल से कम के बच्चों को लेबरिंग करना अलाउ नहीं है। ओके, और जो फंडामेंटल राइट है उसमें, जो बेसिक राइट है फंडामेंटल राइट, उसमें एक है राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी कहाँ से कहाँ तक आता है? ये आता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं। राइट टू इक्वेलिटी मतलब बेसिक राइट है, तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक क्या है? राइट टू इक्वेलिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर समझ गए ना, आर्टिकल 24। देखो आर्टिकल 24 या आर्टिकल 23 से कोई एक आर्टिकल देना चाहिए था, क्योंकि दोनों आर्टिकल में ही लिखा है अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो एक क्वेश्चन ऊपर भी था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, और ये भी है फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो जो भी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो में, इसके बाद एक सेपरेट वीडियो उसी पर बना दूंगा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो आप उसको देख लेना। उसके बाद जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन आए हैं या फिर आएंगे, तो आप इजिली सोल्व कर पाओगे। तो अभी देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 56। देखो ये पूछ रहा है कि कौन से पार्ट में, संविधान के कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 56। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1976 में बन रहा था, तब तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज तब ऐड करी गई थी? तो उस टाइम पर 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी। ठीक है, और जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ लेता है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ड्यूटीज ऐड करी थी। तो देखो जो अमेंडमेंट एक्ट था, जो संशोधन था, वो था 42 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था, और जिसमें ऐड करी गई थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। और उस टाइम पर ये किसने रिकमेंड करी थी? देखो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन आता है कि कौन सी कमिटी है जिसने रिकमेंड करी थी फंडामेंटल ड्यूटीज? तो हु रिकमेंड, हु रिकमेंड, तो जो कमिटी है उसका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि कौन सी कमिटी ने रिकमेंड करी थी फंडामेंटल ड्यूटीज, वो है स्वर्ण सिंह कमिटीज, स्वर्ण सिंह कमेटी। देखो ये तो स्टार्टिंग का सीन था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना फॉर्म हो रहा था तो उस टाइम पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी, लेकिन अभी प्रेजेंटली 2002 में एक और अमेंडमेंट एक्ट हुआ, एक और संशोधन हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो कौन सा संशोधन था, वो था 86th अमेंडमेंट एक्ट। 86th अमेंडमेंट एक्ट था, और उसमें क्या करा गया कि जो एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई अपनी, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। देखो ये जो है, देखो 3 पॉइंट बताए ना, 3 पॉइंट में से एक क्वेश्चन जरूर आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा। पहला पॉइंट है कि स्टार्टिंग में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, आंसर है 10, ठीक है, और कौन सा संशोधन हुआ था, आंसर है 42। अब की बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें कि एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई। तो अब टोटल अपने पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, अपने पास हो गई 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये है पार्ट 4th का ए, पार्ट 4th के ए में है, और आर्टिकल ये लिखा है आर्टिकल 51 के ए में, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट बताए हैं, इंपॉर्टेंट है। या तो नोट्स, देखो नोट्स बनाते रहना, डायरी में लिख लेना, या फिर अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो बता देना। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो एक बार इसको देख लो। तो कौन सा पार्ट बताया, पार्ट 4th का ए, पार्ट 4th का ए सही आंसर है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन से पार्ट में लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये तो क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर 57। कैमरे को इधर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनकरेज एवरी स्टेट टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ टीचिंग इन द मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल। देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी पॉलिटी का है, और अभी देखो जितने भी क्वेश्चन देखे ना हमने 4-5, सबके सब पॉलिटी से रिलेटेड है, तो सबके सब पॉलिटी के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पॉलिटी का है, तो इससे समझ जाओ कि जो यूपी का पेपर आता है किसी भी का, एई का या जेई का, कोई भी लेवल का यूपी का पेपर आता है, तो उसमें पॉलिटी का जो वेटेज है वो अच्छा खासा वेटेज रहता है, या तो करंट पॉलिटी से होगा या जो स्टैटिक पॉलिटी है उससे होगा, ठीक है। तो पॉलिटी छोड़नी नहीं है, पॉलिटी पढ़ के जानी है जब भी आप पेपर देने जाओ यूपी का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 ये बोल रहा है कि वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि आज़ादी देता है आपको कि आप जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी मदर टंग है, आप उसमें भी पढ़ सकते हो। जो आपकी प्राइमरी लेवल, जो प्राइमरी लेवल की टीचिंग है, जो एजुकेशन है आपकी प्राइमरी लेवल की, स्कूल लेवल तक की, वो आप अपनी मदर टंग में भी ले सकते हो। जैसे कि आप अगर पंजाब में जाओ तो पंजाब में जो उनकी जो मदर टंग है वो पंजाबी लैंग्वेज है, तो वहाँ पर स्कूल्स में जो एक सब्जेक्ट है वो पंजाबी लैंग्वेज का है। तो ये कौन सा आर्टिकल देता है, ये पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। और दोबारा भी यही क्वेश्चन ना रिपीट होके इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पूरा टॉपिक समझ लेते हैं जो भी इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले तो देख लो कि कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 350 ए। आर्टिकल 350 ए जो है, ये आर्टिकल का नाम बता रहा हूं मैं, आर्टिकल 350 ए का नाम है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। देखो इसको ना मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा, बस धीरे से समझते रहना। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है। तो अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इसका, ये है कि ये जो है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, ये किसने रिकमेंड करा, कौन सी कमिटी ने रिकमेंड करा। जैसे वो बताया था ना, पिछला क्वेश्चन था, वो कौन सी कमिटी ने रिकमेंड करा था, वो किसने करा था, वो करा था स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करा था, ठीक है। अब ये भी कि हु
रिकमेंडेड। किसने रिकमेंड करा? ये रिकमेंड करा उस कमेटी ने जिसके जो हेड थे वो थे साइंटिस्ट डॉक्टर कस्तूरी रंजन। देखो आपने डॉक्टर कस्तूरी रंजन के बारे में और भी पढ़ा होगा क्योंकि इन्होंने काफी सारी कमेटी को हेड करा है। तो ये जो कमेटी थी इसको भी इन्होंने ही हेड करा है। नाम क्या है? नाम है डॉक्टर कस्तूरी रंजन। ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको? बताया कि आर्टिकल जो 350A है वो उसको हम बोलते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो कि किसने रिकमेंड करा था? वो रिकमेंड करा था डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने, कमिटी ने। तो देख लेते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होता क्या है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट लैंग्वेज। देखो पहली लैंग्वेज वो है जो कि आपकी मदर टंग की लैंग्वेज है या जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है। मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। जैसे कि अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो जो हरियाणवी लैंग्वेज है, जो हरियाणा की जो बोली है वो आपकी रीजनल लैंग्वेज है। तो वो जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसके अंदर आएगी। ठीक है। दूसरा जो सेकंड लैंग्वेज है, या अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो वहाँ की जो लोकल भाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है, वो आपकी किस कैटेगरी में आएगी? वो आएगी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर। जो सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज में दो हैं। देखो क्योंकि इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि हिंदी स्टेट नहीं है, जो कि हिंदी नहीं बोलते, हिंदी लैंग्वेज नहीं बोलते, तो इसलिए इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला तो वो स्टेट जो कि हिंदी बोलते हैं, हिंदी स्टेट। दूसरे वो स्टेट जो कि नॉन हिंदी स्टेट है, नॉन हिंदी स्टेट। ठीक है। तो देखो अगर हिंदी स्टेट है तो उनके लिए जो सेकंड लैंग्वेज है वो क्या होगी? हिंदी। देखो हिंदी स्टेट जो है उनमें जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या होगी? पहली लैंग्वेज तो उनकी हिंदी हो गई। जो दूसरी लैंग्वेज है वो कौन सी होगी? हिंदी को छोड़ के जो भी मॉडर्न लैंग्वेज है, जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश हो गई, वो आएगी सेकंड लैंग्वेज में उनके लिए। अदर मॉडर्न लैंग्वेज। और जो कि नॉन हिंदी स्टेट है उनके लिए क्या आएगी? उनके लिए आएगी हिंदी या इंग्लिश। ठीक है। देखो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ तो जो मेरी मदर टंग है वो पंजाबी है, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर आएगी। जो मेरी लोकल लैंग्वेज है वो पंजाबी है, वो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर आएगी। ठीक है। और जो मेरी सेकंड लैंग्वेज के अंदर आएगी वो क्या आएगी? जो पंजाब है वो क्या है? हिंदी स्टेट है। देखो दो कैटेगरी में सेकंड लैंग्वेज डिवाइडेड है, हिंदी स्टेट हो या हिंदी स्टेट ना हो। तो पंजाब जो है वो क्या है? वो हिंदी स्टेट नहीं है। ठीक है। तो वहां पे जो हमारी सेकंड लैंग्वेज आएगी वो हिंदी आएगी। तो ये समझ गए ना कि फर्स्ट लैंग्वेज आपकी क्या होगी? फर्स्ट लैंग्वेज आपकी होगी जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, या हरियाणवी हो गई, पंजाबी हो गई, तमिल हो गई, मलयालम हो गई। ठीक है। या अवध हो गई। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज में अगर आपका हिंदी स्टेट है तो देखो हिंदी स्टेट है तो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी हो गई। तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी को छोड़ के जो भी लैंग्वेज है लोकल, वहाँ की जो भी लैंग्वेज है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, वो आ जाएगी। और अगर जो आपका नॉन हिंदी स्टेट है तो हिंदी आपकी सेकंड लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड लैंग्वेज के बारे में। थर्ड लैंग्वेज। ठीक है। थर्ड लैंग्वेज में भी दो ही सीन है। एक तो कि अगर हिंदी स्टेट है उस केस में क्या होगा, और अगर नॉन हिंदी स्टेट है, नॉन हिंदी स्टेट है उस केस में क्या होगा? देखो हिंदी स्टेट है तो हिंदी को छोड़ के जो भी लैंग्वेज होगी, इंग्लिश हो गई या कोई भी दूसरी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो गई, वो आपकी थर्ड लैंग्वेज के अंदर आएगी। नॉन हिंदी स्टेट है तो थर्ड लैंग्वेज के अंदर, देखो नॉन हिंदी स्टेट है तो थर्ड लैंग्वेज के अंदर तब भी आपकी हिंदी नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी जो है अगर आपका नॉन हिंदी स्टेट है तो जो हिंदी लैंग्वेज है वो आपकी सेकंड लैंग्वेज के अंदर आ गई। ओके। तो थर्ड लैंग्वेज के अंदर हिंदी को छोड़ के जो भी लैंग्वेज बची, इंग्लिश बची या कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज है इंडियन की वो बची, वो आएगी। समझ गए? डिफरेंस ये है कि जो आपकी ये जो है सेकंड लैंग्वेज है ना, सेकंड में अगर आपका नॉन हिंदी स्टेट है तो मान लो आप तमिल में रहते हो तो वहाँ पे वो क्या है? नॉन हिंदी स्टेट है। तो उस पहली जो लैंग्वेज है वो तो तमिल हो गई। जो दूसरी लैंग्वेज होगी वो हिंदी हो गई।
और जो उसकी जो थर्ड लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है, क्योंकि एक तो वो नॉन हिंदी स्टेट है और जो हिंदी लैंग्वेज है वो उसकी सेकेंड लैंग्वेज में आ गई। तो जो थर्ड लैंग्वेज होगी उसकी, जो उसकी थर्ड लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, वो हिंदी के अलावा कोई तीसरी लैंग्वेज होगी, या इंग्लिश हो सकती है या कोई भी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज हो सकती है। समझ गए ना। और ये सब चीज किस में लिखा है, ये लिखा है आर्टिकल 350A में, जिसको हम बोलते हैं थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, जो कि किसने रिकमेंड करा था, डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। आर्टिकल आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350A। ठीक है, तो ये सही आंसर है इसका, ऑप्शन सी। ओके, देखो ये पेपर को हम एनालाइज कर रहे हैं ना, तो जिसका भी ये पेपर है उसका पॉलिटी में हार्डली ही एक या दो क्वेश्चन सही है, बाकी पॉलिटी के सारे क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो आप देखते रहना कि आपको अंदाजा लग जाएगा यहीं से कि क्या सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, अगर आपको आंसर पता है या नहीं पता है तो उसके बेसिस पर। ठीक है, और आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी। ओके, तो एक बात और देख लो कि जो लैंग्वेज है वो अपने कौन से शेड्यूल में है, वो 8th शेड्यूल में है। कौन से शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल में लिखी गई है लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस इज कॉल्ड। देखो आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जब चिल्लम चिल्ली होती है ना, तो जो स्पीकर होता है, जो कि लोकसभा का हेड होता है, तो लोकसभा का हेड हो गया स्पीकर, तो वो स्पीकर जब चिल्लम चिल्ली होती रहती है ना, जो मेंबर्स है वो आपस में लड़ रहे होते हैं, तो स्पीकर क्या करता है कि एक मेंबर को बिठा के किसी दूसरे मेंबर को राइट दे देता है कि वो बोल सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो पार्लियामेंट की लैंग्वेज है उसमें क्या बोलते हैं। तो चार ऑप्शन है, डेकोरम, दूसरा ऑप्शन है, पहला हो गया डेकोरम, दूसरा है क्रॉसिंग द फ्लोर, तीसरा है इंटरपिलेशन, और जो चौथा ऑप्शन है वो है इल्डिंग द फ्लोर। ठीक है, देखो नया क्वेश्चन है आपके लिए भी, अगर आप पॉलिटी आपने नहीं पढ़ी तो एक बार दोबारा क्वेश्चन सुन लो। द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप, स्पीकर जो है किसी भी मेंबर को रुकने के लिए बोल सकता है, एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, और किसी दूसरे मेंबर को स्पीक के लिए बोल सकता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, तो देखो जो सही आंसर है, सही आंसर है इंटरपिलेशन। देखो नहीं, सही आंसर जो है वो इंटरपिलेशन नहीं है। इंटरपिलेशन का मतलब बता देता हूँ। जो इंटरपिलेशन का मतलब है, इंटरपिलेशन का मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट है वो रिक्वेस्ट करती है पॉलिटिकल पार्टी से कि देखो दो पॉलिटिकल पार्टी हो गई, एक तो रूलिंग पार्टी हो गई और जो दूसरी है वो अपोजिशन पार्टी हो गई। तो जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है, वो क्वेश्चन पूछती है रूलिंग पार्टी से किसी भी बिल के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो उसको जवाब देना पड़ता है। तो इंटरपिलेशन का मतलब है कि जो पार्लियामेंट है वो क्वेश्चन मांगती है अपोजिशन पार्टी से कि आप हमें क्वेश्चन दो और हम वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे जो रूलिंग पार्टी है उसको। उसके बाद अगला जो सेशन होगा उसमें रूलिंग पार्टी जवाब देगी। तो समझ गए ना, इंटरपिलेशन का मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो रिक्वेस्ट करती है पॉलिटिकल पार्टी से टू सबमिट क्वेश्चन, कि आप अपने क्वेश्चंस जो है वो सबमिट कर दो। पहला हो गया, क्या हो गया, इंटरपिलेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम समझ लेते हैं इल्डिंग द फ्लोर। इल्डिंग का फ्लोर, इल्डिंग द फ्लोर का मतलब होता है लेट अनदर मेंबर स्पीक। ठीक है, मतलब स्पीकर जो है, जो लोकसभा का हेड है स्पीकर, उसको राइट है कि वो किसी भी मेंबर को बिठा के किसी दूसरे को स्पीक करने के लिए बोल सकता है, तो उसको बोलते हैं इल्डिंग द फ्लोर। समझ गए, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इल्डिंग द फ्लोर। उसके बाद देखो एक टर्म और है, जो तीसरी टर्म है वो है क्रॉसिंग द फ्लोर। क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब क्या होता है, देखो क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब मैं समझा देता हूँ अच्छी तरह। तो क्रॉसिंग द फ्लोर का जो मतलब है वो है, देखो जो मैक्सिमम गैप है पार्लियामेंट का वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो सेशन का पार्लियामेंट्री सेशन का जो गैप होता है ना, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी का मतलब है क्रॉसिंग द फ्लोर। देखो एक बार समझा देता हूँ। द मैक्सिमम गैप शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ, और इसी को हम बोलते हैं पार्लियामेंट की लैंग्वेज में क्रॉसिंग द फ्लोर। देखो
हर साल जो हमारे सीजन होते हैं पार्लियामेंट के, कितने होते हैं? 3 सीजन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये तो पता ही है सबको। एक हमारा होता है बजट सेशन। बजट सेशन जो होता है वो कब से कब तक होता है? फरवरी से मई तक। इसमें क्या होता है कि जो वित्त मंत्री है, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, वो बजट पेश करता है, ठीक है, कि जो भी इंडिया का बजट है वो कहाँ कहाँ खर्चा होने वाला है। तो पहला हो गया अपना बजट सेशन। जो दूसरा होता है वो होता है मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन जो होता है वो होता है फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। देखो मई तक तो ये हो गया पहला सेशन। दूसरा सेशन जो होता है वो होता है मॉनसून सेशन, जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। उसके बाद जो अपना तीसरा होता है वो सर्दियों में होता है, विंटर सेशन। विंटर सेशन जो होता है वो होता है नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। तो क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब ये है कि जो सेशन का गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो जो इस वो बोलते हैं ना कि गैप हो गया बीच का, ठीक है, 2 सेशन के बीच का, वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है क्रॉसिंग द फ्लोर। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन समझ आ गया, हर टर्म आपको समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? ये था क्वेश्चन नंबर 58। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखो। द फर्स्ट स्टेट टू बिकम बाइफरकेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज। वो कौन सा स्टेट है जो कि बाइफरकेटेड हुआ इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले? बाइफरकेटेड का मतलब है कि टूट के बनना, कोई दूसरा स्टेट बनना, ठीक है। जैसे कि यूपी था पहले, जब यूपी था तो उत्तराखंड भी यूपी के अंदर आता था। लेकिन जब यूपी का बाइफरगेशन हुआ तो उत्तराखंड क्या हुआ? उत्तराखंड अलग हो गया। जैसे कि जो पंजाब था, पंजाब के अंदर पहले क्या आता था? हिमाचल प्रदेश भी पंजाब के अंदर आता था और हरियाणा भी पंजाब के अंदर आता था। तो लैंग्वेज के बेसिस पर उसको तोड़ दिया 3 पार्ट में, ठीक है। तो एक तो रीजन हो गया अपना पंजाब वाला, कि जहां पर जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो पंजाबी लैंग्वेज बोलती है, ठीक है। दूसरा जो रीजन तो बनाया वो बनाया हरियाणा, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वो हरियाणवी लैंग्वेज बोलती है और उनका जो कल्चर है वो हरियाणवी कल्चर है। और जो तीसरा जो बाइफर्गेशन हुआ पंजाब में से, वो हुआ हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, जो कि माउंटेनियस एरिया है, जो कि पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो? यहाँ से आप ये समझ रहे हो कि जो बाइफर्गेशन होता है ना स्टेट का, वो किसके बेसिस पर होता है? ये क्वेश्चन एक बार आ रखा है, तो आंसर है लैंग्वेज के बेसिस पर। कि जो स्टेट का बाइफर्गेशन होता है वो किसके बेसिस पर होता है? वो होता है भाषा के बेसिस पर, ठीक है। जैसे कि यूपी में से उत्तराखंड बना बाइफर्गेशन होने के बाद, तो वो किसके बेसिस पर बना? वो भी लैंग्वेज के बेसिस पर बना। कि जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर 2 अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, कुमाऊनी हो गई और गढ़वाली हो गई। और जो यूपी है, यूपी में सिंपल अपनी हिंदी चलती है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 एक बार हल्का सा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ये है 59। तो आंसर तो अभी बताऊंगा, आंसर नहीं बताया कि कौन सा आंसर है, कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले कौन से स्टेट का बायोफर्गेशन हुआ। तो देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है वो आंसर है। सबसे पहले इसका बायोफर्गेशन हुआ, ये टूट के किस में डिवाइड हो गया? ये आंध्र प्रदेश में डिवाइड हो गया था। कब? 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। 1950 में क्या हुआ? अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान वो है, वो एनफोर्स हो गया। और 1953 में 1 अक्टूबर 1953 में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश जो है वो टूट के बन गया, एक नया स्टेट बन गया। उसके बाद कौन सा हुआ? उसके बाद हुआ बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे दूसरे नंबर पे आ रहा है। देखो ये जो टूट के बना, गुजरात में बन गया, एक गुजरात में टूट गया, दूसरा महाराष्ट्र में टूट गया, ठीक है। यहाँ से मतलब गुजरात बना, ये तो महाराष्ट्र तो यही पार्ट हो गया। तो यहाँ से जो बायोफर्गेशन होने के बाद दूसरा स्टेट बना, वो कौन सा बना? गुजरात बना। और कब बना? ये बना 1 मई को, 1 मई 1960 को, ठीक है। 1 मई 1960 को बना ये। जैसे कि जो तमिलनाडु था, ठीक है, तमिलनाडु था, ये तो बता ही दिया।
तमिलनाडु से क्या बना था, तमिलनाडु से सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था, उसके बाद फिर लैंग्वेज के बेसिस पर टूट के तेलंगाना बन गया था, जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी ना जिस एरिया में, तो उसे बाइफर्गेशन करने के बाद तेलंगाना बना दिया। तो जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि बाइफर्गेशन जो होता है वो किसके बेसिस पर होता है, तो सिंपल सा आंसर है लैंग्वेज। जब भी याद ना आए तो ये देख लेना कि पंजाब वाला एग्जाम्पल याद रखना कि पंजाब जो है वो टूट के 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तीनों का कल्चर अलग अलग है और जो भाषा है वो अलग अलग है। तो किसके बेसिस पर है, भाषा के। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आंसर क्या लगाऊंगा, अगर इस ऑप्शन में तमिलनाडु होता तो ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर होता तमिलनाडु, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें तमिलनाडु नहीं है, तो दूसरे नंबर वाला क्या था, दूसरे नंबर वाला था बॉम्बे। ठीक है, देखो इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको बॉम्बे बता देता और कल के दिन ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ जाता, द फर्स्ट स्टेट टू बिकम बाइफर्गेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज, और ऑप्शन में तमिलनाडु भी आ जाता, तो आप यहाँ से पढ़ के जाते तो आप बॉम्बे टिक कर देते, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बताता तो बॉम्बे बताता। तो इसीलिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा कि जो सबसे पहले बाइफर्गेशन हुआ वो तमिलनाडु का हुआ, उसके बाद बॉम्बे का हुआ, और क्योंकि ऑप्शन में तमिलनाडु गिवन नहीं है इसलिए हम बॉम्बे को टिक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 हो गया ना। ओके, देखो इस भाई ने लगा रखा है पंजाब, इसका मतलब ये बिल्कुल भी ये जो टॉपिक है ये पढ़ के नहीं गया था, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम आंसर हैं, जो 80% आंसर जो इसके हैं वो गलत ही लग रहे हैं, तो मुश्किल ही सिलेक्शन हुआ होगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर टॉपिक जीके का या जो आपका टेक्निकल है वो हर टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इन द स्टेट। देखो जो प्रेसिडेंट रूल है वो स्टेट पर इम्पोज हो सकता है, कौन से आर्टिकल में ये लिखा है, तो जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 356। इसके बारे में भी अभी बता देता हूँ, ठीक है। अभी आंसर याद रखो, आर्टिकल 356। देखो आपने सुना होगा जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज हो जाता है स्टेट पर, कब हो जाता है ये देख लेते हैं पहले, क्यों होता है और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, ये तो बता चुका, आर्टिकल 356 में ये इसके बारे में लिखा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अपना है 60, आर्टिकल 356 में लिखा है, ये क्या लिखा है, आर्टिकल 356 में लिखा है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। स्टेट्स में जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज होता है, हो जाता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356। और ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कब होता है, कि जब भी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है ना, अगर जो प्रेसिडेंट को ये लगता है या जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये लगता है कि जो अपना संविधान की मशीनरी है ना वो फेल हो गई, ग्राउंड लेवल पर फेल हो गई, तो वहां पर उस स्टेट में क्या करते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो भी स्टेट की पावर होती है ना वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू, क्योंकि प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, प्रेसिडेंट को जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नियुक्त करती है। तो प्रेसिडेंट के थ्रू डायरेक्टली किस पर आ गई, इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही आ गई। ठीक है, तो समझ गए ना, आर्टिकल 356 में लिखा है क्यों होता है ये, कि जब ग्राउंड फेलियर हो जाता है, किसका, ग्राउंड फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, तो देखो इसमें इसके भी दो कारण है, कैसे पता चलता है, पहला तो कि जो प्रेसिडेंट है वो जो रिपोर्ट रिसीव करता है स्टेट गवर्नमेंट से वो सही नहीं होती। दूसरा हो गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है जो संविधान है उसको लागू करने में। ठीक है, हर डायरेक्शन में उसको लागू करने में अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है तब ऐसा करते हैं। तो जो है स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है, स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देता है, और वहां पर जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रूल आ जाता है, किसके थ्रू, ये जरूरी है क्योंकि किसके थ्रू आता है, थ्रू ऑफिस ऑफ गवर्नर।
गवर्नर के ऑफिस के थ्रू आता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। इमरजेंसी जो होती है वो कितने टाइप की होती है, इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, स्टेट इमरजेंसी हो गई, नेशनल इमरजेंसी हो गई, इंटरनल इमरजेंसी हो गई, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, कट स्टार्ट। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 60, समझ गए ना, आर्टिकल 356 इसका आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 61। और जो क्वेश्चन नंबर 61 है, देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीति आयोग हैज बीन फॉर्म्ड। जो नीति आयोग है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है, सॉरी। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है ये 61। देखो जो नीति आयोग है उसकी फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग का मतलब फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और ये जो है नीति आयोग, ये देखो ये अभी नहीं बना, ये पहले से ही था, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया। पहले इसका नाम क्या था, पहले था इसका नाम प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन था कांग्रेस के टाइम पर, और जब बीजेपी आई तो उसने क्या किया, नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया नीति आयोग। और कब नाम चेंज किया, 1 जनवरी 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया। और इसका जो मोटो है वो भी चेंज कर दिया। देखो मोटो इसका जो रखा वो रखा मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। मिनिमम गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट और गवर्नेंस में अंतर क्या है। गवर्नमेंट का तो मतलब है कि जो पीपल हैं, जो कि चुने गए मेंबर्स है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो तो कम से कम होना चाहिए। और गवर्नेंस का मतलब है कि जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कम से कम जो मिनिस्टर हैं वो मिलके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे दे जनता को, इसका मतलब ये है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। सुना होगा आपने गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, ठीक है। तो अभी कौन सी गवर्नेंस चल रही है, अभी स्मार्ट गवर्नेंस चल रही है। तो ये समझ गए ना। देखो जो नीति आयोग है इसके जो अभी चेयरपर्सन है, या जो चेयरपर्सन होते हैं अभी कौन है, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो इसका चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, फिक्स है, फिक्स कि जो नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। और जो इसका जो वाइस चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन वो होता है जो प्राइम मिनिस्टर जिसको अपॉइंट करता है, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन जो अभी है वो है डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार है, ठीक है। और इसको अपॉइंट कौन करता है, जो वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन अपॉइंट करता है। मतलब डायरेक्टली प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट करता है वाइस चेयरपर्सन को, किसके, नीति आयोग के। और जो चेयरपर्सन होता है नीति आयोग का वो कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको आर्टिकल 280 के बारे में। अभी इसका आंसर नहीं पता है ना कि नीति आयोग कौन से आर्टिकल में है, तो अब देख लो। जो है आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 की में क्या लिखा है, आर्टिकल 280 में लिखा है फाइनेंस कमीशन के बारे में, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, देखो फाइनेंस कमीशन में क्या होता है कि जो ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो जो भी अपना यूनियन है और जो स्टेट है उनके बीच में रिसोर्स को कैसे बांटना है, जो पैसे है कैसे बांटना है यूनियन और स्टेट के बीच में, ये सब लिखा है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 280 है उसमें। तो देखो एक तो हो गया आर्टिकल 280, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आर्टिकल 280 टू 286 देख लेते हैं। आर्टिकल 280 हो गया, 280 टू 286, 280, 282, 286, ठीक है। आर्टिकल 282 देख लेते हैं।
आर्टिकल 282, आर्टिकल 282 जो है वो क्या बोलता है? आर्टिकल 282 बोलता है कि जो यूनियन और स्टेट है वो पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट कैसे ले सकती हैं। द यूनियन और स्टेट में मेक एनी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पब्लिक पर्पस, कि पब्लिक पर्पस के लिए जो यूनियन है या जो स्टेट है वो ग्रांट कैसे ले सकती है। और जो अपना आर्टिकल है आर्टिकल 286, इसमें क्या लिखा है? आर्टिकल 286 में लिखा है कि रेस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सेल और परचेस ऑफ गुड्स। ठीक है, कि जो कि टैक्स है ना, टैक्स का इम्पोजिशन है, टैक्स लगाता है ना, जो भी सेल होती है, सेल और परचेस गुड्स की, उस पर जो टैक्स का इम्पोजिशन होता है उसका रेस्ट्रिक्शन के बारे में लिखा है 286 पर। ठीक है, तो इन तीनों में से जो प्लानिंग कमीशन है वो आएगा आर्टिकल 280 के अंदर। तो जो आंसर है वो है हमारा 280। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 62 वाला। तो 62 क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से समझना। द कमिटी विच रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज। देखो ये चीज पहले ही बता चुका कि जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उस ड्यूटीज को कौन सी कमेटी ने लागू किया है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है? स्वर्ण सिंह कमेटी, यही है ना, यही बताया था। तो आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। इस भाई ने क्या लगा रखा है? रामेश स्वामी कमेटी, तो वो गलत है। आंसर क्या है? आंसर आपका है स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, मतलब ये भाई पॉलिटी बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गया था, जिसका इसको खामियाजा भुगतना पड़ा होगा पेपर में। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको जो है पॉलिटी अच्छी तरह पढ़ के जानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर विलेज पंचायत। कि विलेज पंचायत के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है वो लिखी है किस आर्टिकल में? वो जो भी आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है उस आर्टिकल में लिखा हुआ है विलेज पंचायत के बारे में। तो देखो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, और ये जितने भी आर्टिकल हैं सब के सब आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। तो कंफ्यूजन हो गया ना चारों ऑप्शन में से कैसे? तो अभी तो देखो मैं आंसर बता रहा हूँ। आंसर जो है वो है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि इस टॉपिक से अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आता भी है तो आप उसको इजीली कर पाओ। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, देखो अपने जो आर्टिकल हैं 36 से लेके 51 तक जो कि पार्ट 4 के अंदर आता है, ये आता है अपने पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, इन आर्टिकल में किसके बारे में लिखा है? इन आर्टिकल में लिखा है डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये इनके बारे में देख लो। डीपीएसपी से एक क्वेश्चन आ सकता है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो पहला कौन से पार्ट के अंदर आता है? ये आता है 4th पार्ट के अंदर। दूसरा कि कौन से आर्टिकल इसके अंदर है? तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक इसी के अंडर आते हैं डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, और ये जो है ये कहाँ से बोरो किया गया? बोरो फ्रॉम, ये जो है आर्टिकल, ये जो है अपना पार्ट 4 दैट इज डीपीएसपी, ये बोरो क्या रखा है कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से ये उठाया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना तब। और एक बात और याद रखना कि जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जो अपने फंडामेंटल राइट्स है ना जिनको कोई वॉयलेट नहीं कर सकता, ठीक है, इन दोनों को मिलके ही जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है ना वो बन जाती है। दे फॉर्म सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी वाले और फंडामेंटल राइट वाले, कि जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है ना वो अगर इन दोनों को आप जोड़ देते हो ना तो वो बन जाता है।
ठीक है, तो अपन क्या बात कर रहे थे? तो भाई हम बात कर रहे थे इसकी कि कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल कौन सा है? 40। आंसर क्या है? आंसर है आर्टिकल 40। ठीक है, अब थोड़ा और कमेटी के बारे में बता देता हूँ। जो अपना डीपीएसपी है ना, तो जब ये बना था तो कौन सी कमेटी ने बनाया था? देखो कमेटी ना मैं आपको हर आर्टिकल में बता रहा हूँ, तो याद रखना। जब जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें जो कमेटी लिख रहे हो आप हाईलाइट कर लेना कमेटी को। ठीक है, सप्रू कमेटी, कमेटी का नाम है सप्रू कमेटी। इसने क्या करा, इसने दो कैटेगरी सजेस्ट करी थी इंडिविजुअल राइट के लिए। इंडिविजुअल राइट समझ रहे हो ना, कि एक पर्सन का इंडिविजुअल राइट, किसी भी बंदे का खुद का क्या राइट होना चाहिए, उसके लिए इसने दो कैटेगरी सजेस्ट करी थी कमेटी ने। कमेटी का नाम क्या है? कमेटी का नाम है सप्रू कमेटी। ठीक है, सजेस्टेड टू कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल राइट। टू कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल राइट। देखो एक जो कैटेगरी थी वो तो थी जस्टिकेबल, और जो दूसरी थी वो थी नॉन जस्टिकेबल। जो अपनी जस्टिकेबल कैटेगरी थी उसमें तो रखे फंडामेंटल राइट्स, और जो थी नॉन जस्टिकेबल कैटेगरी उसमें रखी डीपीएसपी। ठीक है, तो समझ गए हो ना, कमेटी का नाम याद कर लेना सप्रू कमेटी, और आर्टिकल तो इतनी बार बता चुका मैं, आपको याद ही हो गया होगा कि आर्टिकल 40 है जिसमें लिखा है विलेज पंचायत के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट ऑफ इंडिया, कि जो अपनी यूनियन लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट मेंशन्ड है। तो भाई पूरा पेपर में एक भी आंसर ऐसा नहीं है कि जो इस भाई ने सही लगा रखा हो। इसका मतलब ये मतलब बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जा रखा था। तो देखो इसका जो आंसर है इसने लगा रखा है 44, लेकिन जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 97, कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो यूनियन लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट मेंशन्ड है, उसमें 97 सब्जेक्ट मेंशन्ड है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि एक आइडिया लग जाए। क्योंकि देखो आपको ना यूट्यूब पे बहुत ऐसे वीडियो मिल जाएगी जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, जो कि शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी आधे घंटे की या 15 मिनट की, जिसमें क्या होगा कि क्वेश्चन क्वेश्चन था, ऑप्शन में टिक लगाया आगे बढ़ गए, क्वेश्चन दिखाया ऑप्शन में टिक लगाया आगे बढ़ गए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको उस टाइम तो याद रहेगा वो आंसर। ठीक है, पहली बात हमें आंसर तो याद करना ही नहीं है, हमें जो भी टॉपिक है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है ना, वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर करना है, ताकि फ्यूचर में अगर जो उस टॉपिक से दोबारा कोई क्वेश्चन आए ना, तो वो क्वेश्चन अपना ना छूटे। ठीक है, तभी फायदा है वीडियो को देखने का, तभी आपका मतलब टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अगर आप वीडियो देख भी रहे हो, ठीक है, और उस वीडियो से जो भी अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आया आप वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कि जो भी आपने टाइम में वीडियो देखी ना, तो वो टाइम आपका वेस्ट हो गया। तो इसलिए जो भी टॉपिक है, एक टॉपिक को मतलब स्ट्रॉन्ग करके चलो, मतलब चाहे कुछ भी हो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। तो देखो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 64 की। जो अपना क्वेश्चन नंबर 64 है, आंसर तो पहले ही बता चुका कि कितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट है 97। ठीक है, और ये कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? ये आता है सेवंथ शेड्यूल, सेवंथ शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, और इसमें लिखा क्या है भाई, देखो 97 जो सब्जेक्ट है इनमें क्या लिखा है, इनमें लिखा है कि देखो इसमें ना पार्लियामेंट की पावर के बारे में लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है, पावर टू लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव सेक्शन में क्या आता है? लेजिस्लेटिव सेक्शन में अपनी तीन लिस्ट आती है। एक तो अपनी यूनियन की लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में अपने वो मैटर आते हैं जो कि यूनियन जिसको देखती है। ठीक है, जैसे कि जीएसटी हो गया, जीएसटी को जो कंट्रोल करता है वो यूनियन, जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि स्टेट कंट्रोल करता है, जैसे कि स्टेट में जो भी अपना ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट स्टेट करता है। ठीक है, तो दो लिस्ट हो गई, यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, तीसरी होगी कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिन जो कि यूनियन और स्टेट मिलके सोल्व करते हैं। जैसे कि अपना जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर कंकरेंट लिस्ट में है,
अब ये दुर्भाग्य है कि एग्रीकल्चर जो है कंकरेंट लिस्ट में है, मतलब यूनियन और स्टेट दोनों मिलके एग्रीकल्चर जो सेक्टर है अपना उसको देखते हैं, और फिर उसके बावजूद भी पिछले कई सालों से 7-8 सालों से एग्रीकल्चर क्राइसिस चल रहा है इंडिया में, इसके बावजूद भी कि जो एग्रीकल्चर है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट का मतलब समझिए हो ना कि जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर स्टेट और यूनियन दोनों मिलके काम करती है, जैसे कि एग्जांपल बता दें एग्रीकल्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 आपकी समझ में आ गया ना कि अपन के पास कितने सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में। सब्जेक्ट है अपन के पास 97। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। देखो वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की हो गई, तो हम 65 पर ही रोकते हैं। देखो ये ना मैं पहले बता चुका था कि ये जो पेपर है ना इसको हम 6 पार्ट में सोल्व करेंगे, तो ये जो पार्ट है ये 4th पार्ट है। यहाँ हमने 65 तक सोल्व करे, मतलब एक एक पार्ट में हम अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो बचे 2 पार्ट, आगे के 2 पार्ट होंगे उसमें हम पेपर को पूरा खत्म करेंगे। और जो भी इसका मतलब है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो जहाँ से यूपी में क्वेश्चन आता है, वो आप अगर जो आपने ये पूरी सीरीज देख ली ना 6 पार्ट की, तो उन टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा रेस्पेक्टिवली इज। देखो लोकसभा और राज्यसभा की वीडियो अभी कल ही बना के डाली है इसी प्लेलिस्ट में, तो आप सर्च करके देख लो, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन वो देख लोगे ना तो लोकसभा राज्यसभा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो अभी तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको कि देखो जो लोकसभा है उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है अभी जो है वो है 545 की, और जो राज्यसभा है उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है 250 की, और इसमें 552 की। लेकिन इसमें जो आंसर ऑप्शन के हिसाब से आप लगाओगे, देखो 250 तो 3 ऑप्शन में दे रखा है, मतलब जो ऑप्शन सी है वो कट जाएगा, और 437 नहीं होती, 500 नहीं होती, क्योंकि जो अभी कितने हैं, अभी 545 है, अभी जो करंट सिचुएशन है ना वो 545 है, और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो होती है 552। ठीक है, तो ऑप्शन में आप क्या लगाओगे, ऑप्शन में लगाओगे 545, तो ऑप्शन जो डी है वो आपका आंसर हो गया। तो जो अब अगली वीडियो आएगी पार्ट 5 वाली, उसमें हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यूपीपीएससी की, देखो आप तो कर ही रहे हो यूपीपीएससी की प्रिपरेशन, अगर आपका कोई फ्रेंड भी कर रहा है तो आप ये वीडियो उसे भी रिकमेंड कर सकते हो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।